नमस्कार बच्चों, मैं नाजिया तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल मूवमेंट पेज से आई हूँ। बच्चों, आज मैं आपको कुछ सुनाऊंगी, आप ध्यान से सुनिए, ओके? और आपको गेस करना है कि आज का टॉपिक क्या है, राइट? होंठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ समझ में आया बच्चों कि आज का टॉपिक क्या हो सकता है? क्या आपने गेस किया? ओके, एक और कुछ सुन लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल गए अति दूर कबीरा, फल गए अति दूर। समझ में आ गया? तो आज का टॉपिक क्या है? कविता, गीत। वेरी गुड। पद्य, तो इसी कविता को, गीत को पद्य कहा जाता है। तो आज का हमारा जो विषय है वो है पद्य। आज का जो हमारा विषय है वो है पद्य। आज की जो हमारी ये जो कक्षा रखी गई है, इस विषय पर ही रखी गई है। इस कक्षा का उद्देश्य क्या है बच्चों? हमारे कक्षा का हमारी ये उद्देश्य ये है कि सबसे पहले, उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले आपको बताना है कि पद्य का अर्थ, ओके? देन इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, मतलब ये शब्द आया कहां से है, पद्य शब्द। फिर इसके प्रकार कितने हैं। देन इसके बाद में परीक्षा के लिए ये पद्य को, परीक्षा हेतु इस पद्य को कितने भागों में बांटा गया है, उसके ऊपर आज के क्लास में हमको चर्चा करना है, राइट? तो सबसे पहले देखिए बच्चों, पद्य का अर्थ क्या होता है। पद्य, आप मोस्टली बहुत सारे बच्चों को है ना ये कंफ्यूजन रहता है कि जब हमारे टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, कभी उसको कविता बोलते हैं, कभी है ना गीत बोलते हैं, कभी है ना उसको काव्य बोलते हैं, कभी पद्य बोलते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। पद्य को ही कविता कहा जाता है, काव्य भी कहा जाता है और उसको गीत भी कहा जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, पद्य या कविता, काव्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी भी कहानी को या किसी भी रचना को हम कहानी या मनोभावों को कलात्मक रूप से अभिव्यक्त करते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको जो पहला एक गीत सुनाया है, उसके बाद में मैंने एक पद्य भी आपको सुनाया है। पहले वाले गीत में हमने क्या किया है, भारत देश की चर्चा की है। देन उसके बाद में हमने भारतवासियों के गुणों के बारे में भी आपको बताया है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, भारत देश की चर्चा को और भारतवासियों को मैंने बहुत ही सुर, ताल, छंद, एक गाने का रूप मैंने दिया है। तो हम किसी भी रचना को यदि सुर, ताल, राग में रखकर यदि बोलेंगे तो वह पद्य बन जाएगा। यदि मैं इसी को अगर सुर, ताल, राग को मैं निकाल दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, आपका गद्य बन जाएगा, राइट? तो यहाँ पे मैंने कला, एक सुर, ताल, राग को लेकर मैंने कलात्मक भाव उसको दिया है। तो यहां पर देखिए, पद्य शब्द ये आया कहां से? पद्य शब्द पद धातु के साथ यत् प्रत्यय के जोड़ने से बना है। क्या मां? तो ये पद का अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या है? पद यानी गाना, यानी कि एक चरण में चलना। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक गीत सुनाया था, जिस देश में गंगा बहती है, आपने देखा है कि हम एक चरण में चले जा रहे हैं, एक सीक्वेंस में, हमारा एक सीक्वेंस में एक गीत चला जा रहा है। और उसके बाद में मैंने एक दोहा आपके सामने गाया है, वो भी एक सीक्वेंस में चला जा रहा है,
राइट। तो उसको कहा जाता है चरण में चलना। और इसके प्रकार क्या क्या है? ओके, पद्य के प्रकार देखिए आप, कविता है, दोहा है, रोला है, चौपाई है, और भी बहुत सारे हैं। कविता आप देखे होंगे, दोहा भी आपको पता है जो 2 लाइन का होता है, और रोला भी इसी तरह का होता है, और चौपाई में क्या होता है 4 लाइन, जैसा दोहा 2 लाइनों का होता है, चौपाई 4 लाइनों की होती है। आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे, कक्षाएं आपकी आगे बढ़ते जाओगे, तब आपको चौपाई रोला देखने को मिलेगा। अब हम यहां पर क्या चर्चा करेंगे, देखिए परीक्षा हेतु आपको 2 भागों में बांटा गया है, पठित पद्य और अपठित पद्य। अक्सर क्या होता है, देखिए बच्चों, आप देखे होंगे आपके एग्जाम पेपर में अर्थग्रहीता प्रतिक्रिया अर्थग्रहीता प्रतिक्रिया के अंतर्गत देखिए बच्चों, आपको है ना, आप देखते हो कि 4 भागों में ये डिवाइड हो जाती है। यहां पर क्या आते हैं, गद्य पाठ आते हैं, उसमें क्या हो जाता है, पठित गद्य आता आपको, सेकंड अपठित गद्य पूछा जाता है। लास्ट कक्षा में आप सुने होंगे, राइट। देन उसके बाद में देखिए बच्चों पद्य आएगा, फिर पद्य की भी आपको इसी तरह से पूछा जाएगा, पठित पद्य पूछा जाएगा और अपठित पद्य पूछा जाएगा। इसके भी अंक 5 रहेंगे, इसके भी अंक 5 रहेंगे, इसके भी 5 रहेंगे, इसके भी 5 रहेंगे। ये कंप्लीट बिट मिलाकर आपको 20 मार्क की रहेगी। तो आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। ओके, आज का हमारा विषय यही है, पठित पद्यांश और अपठित पद्यांश। तो जब एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्या होता है कि अक्सर आप है ना परीक्षा के लिए याद रखने वाली बातें, आवश्यक बातें, परीक्षा संबंधी आवश्यक बातें यानी इंपॉर्टेंट बातें। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, देखिए जब आप एग्जाम पेपर देखते हो आप घबरा जाते हो। तो सबसे पहले जब आप घबरा जाते हो वहीं क्या होता है, आपको कुछ भी उत्तर समझ में नहीं आता है। जब आप पठित पद्य पढ़ते हो या अपठित पद्य पढ़ते हो तो सबसे पहला आपको क्या करना चाहिए, आपको घबराना नहीं चाहिए। ओके, आपको घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। नेक्स्ट, आपको यह घबराहट कब नहीं होगी, जब कक्षा में आप देखते हो, जब आपके टीचर जब आपको लेसन पढ़ाते, स्पेशली कविता पाठ जब आपको पढ़ाते, आपके टीचर आपको बोलते रहते, बच्चों ध्यानपूर्वक सुनिए, कविता का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, कवि का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, और भाव भी आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते जाइए बच्चों। और मैं जो भी आपको बताते जाऊंगी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके टीचर भी बोर्ड पे लिखते रहते हैं और आपको भी नोट करने के लिए कहा जाता है, राइट। और साथ ही साथ टीचर क्या बताते हैं, आपके ग्रामर, व्याकरणांश भी आपको बीच में बताते जाते हैं। और हमको क्या बोलते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में फर्स्ट 4 लाइन्स आए या मिडिल के 4 लाइन्स आए या लास्ट के 4 लाइन्स आए। आपको यहाँ पे श्योरिटी नहीं रहती कि कौन से 4 लाइन्स आपको दिए जाएंगे, क्योंकि हमारा ये सीसी पैटर्न है, आप जानते हो। तो कौन सी भी पंक्तियां आपको पूछी जा सकती हैं, और आपका प्रिपरेशन भी ऐसा होना चाहिए। कक्षा में जब आपके टीचर पढ़ाते हैं तो उनको अच्छे से आपको सुनना चाहिए, ऐसा प्रिपेयर करना चाहिए कि कल ही मुझे एग्जाम लिखना है। अगर आप उस तरह से प्रिपेयर करोगे, नोट्स बनाओगे, आपके टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आप काम करते चलोगे, लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये घबराहट बिल्कुल नहीं होगी। ओके, तो ये बहुत ही आवश्यक बातें हैं। देन उसके बाद में देखिए बच्चों, यहां पे आपको क्या, कौन, कहां, इस तरह के प्रश्नवाचक आपको प्रश्न आएंगे। ओके, देन और भी हमको कुछ कैसे प्रश्न किए जाते हैं, देखिए बच्चों, हमको परीक्षा जब लिखते समय ऐसा प्रिपेयर होना रहता है कि हर तरह से प्रिपेयर रहना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट 4 लाइन्स नहीं, सेकेंड 4 लाइन्स नहीं, थर्ड लास्ट के 4 लाइन्स नहीं। तो हमको व्याकरणांश भी प्रिपेयर होना है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, आपको एग्जाम में फर्स्ट 4 लाइन्स दिया गया है, हाँ, आपको कुल मिलाकर आपको 5 प्रश्न वहां पर किए जाते हैं।
तो दो प्रश्न इतने आसान रहते हैं और डायरेक्ट रहते हैं कि आपको देखने से ही वो पैराग्राफ, वो पंक्तियां आपको समझ में आ जाता है, आप उत्तर लिखते हो। बाकी के जो 3 प्रश्न रहते हैं या 4 या 2 प्रश्न रहते हैं, उसमें कविता का नाम आपको लिखना रहता है, कवि का नाम आपको लिखना रहता है, और किसी एक शब्द का आपको व्याकरणांश लिखना पड़ता है, चाहे वो संधि हो सकता है या विलोम हो सकता है, समानार्थी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि दिए जाते हैं आपको 4 पंक्तियां, राइट, आपको एक प्रश्न पूछा जाता है 5th या 6th वाली पंक्ति पर। तो क्यों हमारा सीसीई पैटर्न है यहां पर, तो हमको हर दिशा से प्रिपेयर होना है हमारे एग्जाम में, क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल पास होना नहीं है, हमको 100% स्कोर करना है। और ये पद्यांश और गद्यांश में हम पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है मालूम बच्चों, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हम उसका उत्तर नहीं समझ पाते कि उत्तर क्या होगा, तो हमको वहां पे कीवर्ड्स तलाश करना पड़ता है। कीवर्ड्स मीन स्टार्टिंग वर्ड क्वेश्चन का क्या है, एंडिंग वर्ड क्वेश्चन का क्या है, वो स्टार्टिंग वर्ड और एंडिंग वर्ड आपको उन पंक्तियों में ढूंढना पड़ता। फिर उसके बाद में वो 2 शब्द मिलने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, वाक्य में उसको सेंटेंस में फ्रेम करके, हाँ बीच में ये शब्द दिख रहे हैं, हो सकता है इसका आंसर ये होगा, आपको लिखना है, राइट। आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप आपके टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे तो, ओके। तो आइए चलिए देखेंगे कि पठित पद्यांश में किस तरह के, हम सिर्फ यहां पे मॉडल डिस्कस करेंगे, ओके। आइए देखिए, ये सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही सुंदर सी और बहुत ही अच्छी कविता है 7वीं कक्षा की। और एक महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूं कि 6वीं से लेकर 10वीं तक जितने भी कविता पाठ आपके रीडर में रहेंगे, वो सभी पठित पद्यांश के अंतर्गत पूछे जाते हैं। पठित का अर्थ ही होता है पढ़ा हुआ, यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक में जो है, रीडर में जो है, राइट। अपठित का अर्थ क्या होता है, अपठित का अर्थ यह होता है कि बाहर का, जो हमने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल बाहर का, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा, मींस आउट ऑफ टेक्स्ट बुक रहता है, आउट ऑफ रीडर रहते हैं, ओके मां, आउट ऑफ ये रीडर रहते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। अब देखिए, आपने 4 पंक्तियां आपने पढ़ ली है। अब देखिए प्रश्न कैसे आते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है, बताइए बच्चों उत्तर। वेरी गुड, प्रस्तुत पंक्तियां मन करता है कविता से ली गई हैं। बालक क्या बनकर आसमान में दौड़ना चाहता है, वहां पर देखिए, बालक, यस, बालक सूरज बनकर आसमान में दौड़ना चाहता है। मैंने आपको बताया था कि कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो वो अगली पंक्ति से रिलेटेड होते हैं, जो पंक्तियां हमको नहीं बताई जाती हैं एग्जाम में, वो नीचे वाली पंक्ति से भी संबंधित होती हैं। कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाता। यहां पर देखिए, मैंने तीसरा प्रश्न वैसे ही लिया है, बालक तितली बनकर क्या करना चाहता है। आपके टीचर जब क्लास में आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने के लिए, कैसा बताते हैं कि पूरी की पूरी कविता हमको पढ़ना है, कहां से कौन सा प्रश्न आता, कैसा आता, हम नहीं बता सकते। तो ये प्रश्न भी बिल्कुल वैसा ही है, बालक तितली बनकर क्या करना चाहता है। तो आपने कविता तो पूरी पढ़ी है, तो बालक तितली बनकर, वेरी गुड, दूर दूर तक उड़ना चाहता है। हाँ, नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिए, आसमान का समानार्थी शब्द क्या है। ये व्याकरणांश पर है। समानार्थी यानी शब्दार्थ, समान। आसमान को और क्या बोलते हैं, आसमान को और क्या बोलते हैं हम, आसमान को क्या कहते हैं, अंबर, व्योम, गगन, ये हो गया समानार्थी। तो बच्चों, हमको समानार्थी के लिए कम से कम 3 शब्द लिखने चाहिए। 2 मत लिखिए, 3 लिखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जब आप पूरे वाक्य में अगर प्रेजेंट करोगे आपका पेपर, आपका आंसर, तो एग्जामिनर पर आपका इंपैक्ट बहुत अच्छा बैठेगा जब वो पढ़ेगा। तो इसीलिए आप क्या करिए, प्रश्न का उत्तर पूरे वाक्य में दिया करिए। इस कविता के कवि का नाम लिखिए। इस कविता के कवि कौन है बच्चों, वेरी गुड, इस कविता के कवि सुरेंद्र विक्रम हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसी तरह का
जग है असार सुनती हूं, मुझको सुखसार दिखाता, मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लहराता। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय का हंसता मेरे मतवाले मन से। तो ये 9th क्लास की पोयम है मेरा जीवन, उससे ये पंक्तियां ली गई हैं बच्चों। 9th क्लास के बच्चे ये जानते होंगे। यहाँ पर कवयित्री ने बताया है कि ये संसार में दुखी दुख है, अगर वो डिपेंड हम पर करता है कि हम ये दुखी संसार में भी सुख को ढूंढ ले और खुश रहना सीख ले। ये यहाँ पर कविता बताती है इस पार्ट में। ओके, तो यहाँ पर देखिए मां, कवयित्री ने जग को कैसा बताया है। यहाँ पर देखिए, जग है असार सुनती हूं, मुझको सुखसार दिखाता है जग बहुत असार यानी कि मीनिंगलेस, वहां पे दुखी दुख भरे हैं, मगर कवयित्री को वो बहुत ही सुख का सागर दिखता है। तो हम उत्तर कैसे लिखना चाहिए, कवयित्री ने जग को सुख का सार बताया है। ओके मैम, अब यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न, आंखों का पर्यायवाची शब्द, आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्या होगा आंख का पर्यायवाची शब्द? नेत्र, चक्षु, नयन। ओके मां, नेक्स्ट देखिए, उल्लास का संधि विच्छेद कीजिए। उल्लास का संधि विच्छेद, उत्त प्लस लास, ये हो गया उल्लास। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी तरह के प्रश्न आपको आ सकते हैं एग्जाम में, वो चाहे ग्रामर से हो सकता है या डायरेक्ट कविता से रिलेटेड हो सकता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट वाला प्रश्न, विजय का विलोम शब्द लिखिए। विजय का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? यस, वेरी गुड, विजय का विलोम शब्द होगा पराजय। ओके मां, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं और इसकी कवयित्री कौन है? देखिए बच्चों, इस तरह का प्रश्न आपको आएगा। तो प्रस्तुत पंक्तियां मेरा जीवन कविता से ली गई हैं और इसकी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो पाठ क्या है? मेरा जीवन है और इसकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। ओके मां, तो हम ये सिर्फ मॉडल्स देख रहे हैं मां, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो सके। आपको है ना, पठित देखकर भी कभी आप डर जाते हो, अपठित देखकर भी डर जाते हो, वो आप डरना नहीं, बिल्कुल किस तरह से पैसेजेस आएंगे एग्जाम में, उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाना है। तो आपको ये मॉडल्स में बता रही हूं, आप अच्छे से, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मां जा सकती हूं मैं दूर पार, उस झिलमिलाती दुनिया में ला सकती हूं वहां से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के, समुंदर की लहरों के थपेड़ों में ढूंढ सकती हूं मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। तो बच्चों, ये वाली जो पंक्तियां हैं, ये 10वीं कक्षा 10th क्लास की जो कविता है मां मुझे आने दो, ये वह कविता है, उसमें से लिया गया है। ये पंक्तियां उसमें से ली गई हैं और इसकी कवयित्री कौन है? मृदुल जोशी। 10th जो लड़कियां अब पढ़ रही हैं वो आप जान सकती हैं, आपकी रीडर में ये कविता उपलब्ध है। ओके, तो यहां पर देखिए, यहां पर ये कविता का मतलब क्या है, ये 4 पंक्तियों का, कि यहां पर बेटी को बहुत सारे लोग नहीं चाहते, सब लोग है ना बॉय चाइल्ड चाहते हैं, गर्ल चाइल्ड कोई नहीं चाहते हैं। तो ये जो बुरी भावना दुनिया में आजकल जो फैली हुई है, इसको दूर करने के लिए ये कविता लिखी गई है कि लड़का जो कर सकता है लड़की भी सब कुछ कर सकती है। तो यहां पर वो लड़की जो है वो बता रही है कि मां आप मुझे इस दुनिया में आने दो, मैं इस दुनिया से आपके जो भी सपने हैं हर आपका सपना पूरा करूंगी, चाहे वो सपने को कुछ भी क्यों ना होने दो। समुंदर की लहरों के थपेड़े में ढूंढ सकती हूं मैं। समुंदर की लहरें मतलब हम, फॉर एग्जाम्पल हमारी माँ का सपना है कि हम एक अच्छी पोस्ट पे, यानी तो एक बहुत अच्छे पोस्ट पर रहे ना हम, तो उसके लिए हमको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता, हार्ड वर्क करना पड़ता। उस हार्ड वर्क में हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आती,
हाँ बहुत टफ लगता। तो ये प्रॉब्लम्स, ये जो संघर्ष, जो ये स्ट्रगल रहता है, समुद्र की लहरों के थपेड़े, लहरों की थपेड़े यानी कि रुकावटें आना, सपनों को प्राप्त करते समय हमारे रास्ते में जो रुकावटें आती हैं उसको लहरों की थपेड़े कहा जाता है। रुकावटों को लहरों की थपेड़े बोलते हैं। ओके, तो यहाँ लड़की बोल रही है कि माँ चाहे कोई भी रुकावट क्यों ना आने दो माँ, मैं हर रुकावट को पार कर कर मैं मोती के समान आपके सपनों को आपके सामने लेकर आऊंगी। मैं सब कुछ आपको, जो जो भी आपने मुझसे आशा रखी है वो मैं आपको आशाओं पर खरी उतरूंगी। इस तरह से वो लड़की बोलती है। ओके माँ, यहाँ पर प्रश्न देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। कविता में लड़की ने दुनिया को कैसे बताया है, वहां पर देखिए माँ, दुनिया को कैसे बताया है, उस झिलमिलाती दुनिया में। कविता में लड़की ने दुनिया को झिलमिलाती बताया है। ओके माँ, लड़की माँ के सपनों को कहाँ पूरा करना चाहती है, कहाँ पूरा करना चाहती है लड़की माँ के सपनों को, इस जग में, इस दुनिया में। इसीलिए तो बोल रही है कि माँ मुझे लाइए आप दुनिया में, राइट। समुद्र का पर्यायवाची शब्द, समुद्र के पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं बच्चों, कोई बोलेगा? यस, वेरी गुड। तो आपको एटलीस्ट 3 लिखना है, 3 कैसे भी आपको लिखना है बच्चों। समुद्र का पर्याय क्या होगा, पर्यायवाची शब्द देखिए, सिंधु, रत्नाकर, सागर। ओके मां, लहरों की थपेड़ों का अर्थ क्या है, मैंने आपको वो पंक्तियां समझाते हुए ही बताया है कि लहरों की थपेड़ों का अर्थ है रुकावट। अर्थ क्या है उसका, रुकावट, रुकावट, बाधा। ओके मां, इस कविता का नाम एवं कवयित्री का नाम लिखिए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस कविता की कवयित्री, कविता का नाम देखिए, सबसे पहले हमारी कविता का नाम होगा, कविता का नाम है माँ मुझे आने दे। ओके माँ, अब इनकी कवयित्री कौन है? वेरी गुड, मृदुल जोशी। तो मैं समझती हूं अब तक आपने जितने भी मतलब पठित जो पद्यांश हम देखते गए हैं, आपको अब ये कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ होगा कि हाँ, कि हम कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और पद्यांश हम आसानी से कर सकते हैं, राइट माँ। अब कुछ हम जाएंगे अपठित पद्यांश की ओर, अब हम बढ़ेंगे। अपठित मतलब जैसा कि मैंने आपको कक्षा की शुरुआत में मतलब बताया था कि ये रीडर में आपको नहीं मिलेंगे, ये रीडर की बाहर आएंगे, रीडर की बाहर से आपको आते हैं। देखिए मां, सूरज निकला मिटा अंधेरा, देखो बच्चों हुआ सवेरा, आया मीठी हवा का फेरा, चिड़ियों ने फिर छोड़ा बसेरा, जागो बच्चों अब मत सो, इतना सुंदर समय न खो। तो यहां पर ये और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना था कि कविता यदि आप एक बार पढ़ोगे, पंक्तियां एक बार पढ़ोगे, अगर आपको समझ में नहीं आया, उसको 2 से 3 बार आप पढ़िए बच्चों, तो आपको आसानी से वो समझ में आ जाएगी कि क्या यहाँ क्या बताया जा रहा है। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर सूरज निकल रहा है और बच्चों को उठने के लिए बताया जा रहा है, चिड़िया मतलब ची ची कर रही है, ये इस तरह का सार हमको इन पंक्तियों में नजर आ रहा है। देखिए बच्चों, सूरज निकलने पर क्या मिट जाता है, क्या मिट जाता है बच्चों? वेरी गुड, सूरज निकलने पर अंधेरा मिट जाता है। सवेरा होने पर चिड़िया क्या करती है? वहां पर देखिए, आया मीठी हवा का फेरा, चिड़ियों ने फिर छोड़ा बसेरा। यहां पर बसेरा का अर्थ क्या है? घर, चिड़िया का घर, उसका घोंसला। जैसे ही सवेरा होता है, चिड़िया क्या करती है? अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाती है ना। ओके, तो सवेरा होने पर चिड़िया क्या करती है? चिड़िया अपना बसेरा छोड़ देती है। सूरज के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द सूरज के क्या होंगे बच्चों? सूर्य, भास्कर, दिनकर।
ओके माँ। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इस कविता को शीर्षक दीजिए। आपको ये प्रश्न हमेशा अपठित के लिए ही इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि इसका शीर्षक क्या होगा। शीर्षक यानी टाइटल, कि ये कविता के लिए हम किस तरह का टाइटल देंगे बच्चों। देखिए बच्चों, टाइटल के लिए हमको कैसे देखना है, कौन सा वर्ड हाईलाइट हो रहा ज्यादा। ओके, और नेक्स्ट ऑप्शन ये कि यहाँ पर भाव, किस भाव की ओर संकेत किया जा रहा है। सवेरा भी आप लिख सकते हो, सूरज भी आप लिख सकते हो, मतलब जहां पर जो टॉपिक पर ये पूरी कविता है। सूरज निकला मिटा अंधेरा, देखो बच्चों हुआ सवेरा, आप पढ़कर समझ सकते हो कि सवेरा भी ले सकते हो आप, सूरज भी ले सकते हो। ओके मां बच्चों। एक देखिए, पेड़ों पर कूदती फुर फुर कर उड़ जाती, कभी पानी में नहाती कभी दाना चुग जाती, पंख फैलाकर फिर आसमान में उड़ जाती। समझ में आ गया ना, पंक्तियां पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर चिड़िया की बात की जा रही है। ओके मां, कैसे चिड़िया पेड़ों पर कूदती है, फिर कैसे उड़ जाती है, पानी में बैठती है, उसमें नहाती है, किस तरह से वो दाना चुगती है, फिर किस तरह से आसमान में उड़ जाती है। राइट, तो इस कविता में किसके बारे में बताया गया है बच्चों? वेरी गुड, इस कविता में आपको चिड़िया के बारे में बताया गया है। तो आपको लिखना है चिड़िया। पूरे वाक्य में आप उत्तर लिखोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, चिड़िया शब्द का वचन बदलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। व्याकरणांश किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। चिड़िया का आप वचन बदलिए बच्चों, उसका वचन क्या होगा? चिड़िया। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। पेड़ का पर्यायवाची शब्द लिखिए। पेड़ का पर्यायी शब्द क्या होगा बच्चों? यस, वेरी गुड। पेड़ का पर्यायी शब्द होगा वृक्ष, तरु, पादप। वेरी गुड मां। इस कविता का शीर्षक क्या होगा? अब बच्चों आपको इसका शीर्षक देना है, क्या दोगे? यस, वेरी गुड, बहुत जल्दी आपने उत्तर बता दिया है, चिड़िया। वेरी गुड, इसका शीर्षक हम क्या देंगे? चिड़िया। ओके बच्चों, तो मैं समझती हूं आपने कुछ पठित देखे हैं, कुछ अपठित पद्यांश आपने देखे हैं, तो आपको जितने भी डाउट्स थे वो सभी क्लैरिफाई हो चुके होंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड हो गया कि आप अच्छे से मतलब परीक्षा में पद्यांशों को लिख पाओगे। तो यहां पर देखिए बच्चों, आपका गृह कार्य, यहां पर आपका गृह कार्य देख लीजिए बच्चों। मैं गुलाब का फूल बनूंगा, मधुर मधुर मुस्काऊंगा, पास मेरे जो तितली आए उसको दोस्त बनाऊंगा। आप समझ गए होंगे कि ये कविता किस पर है? वेरी गुड बच्चों, गुलाब पर है। तो आपको यहां पर क्या करना है? ये कविता पढ़कर आपको प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न देखिए बच्चों क्या है? लड़का क्या बनना चाहता है? कविता पढ़िए और आपको लिखिए। वहां पर है उत्तर, फर्स्ट लाइन में है, आप लिखना है। लड़का किसे दोस्त बनाना चाहता है, लास्ट लाइन में है, आपको सेंटेंस में फ्रेम करके लिखना है। लड़का किसे, जो किसे आ रहा है वहां किसे के प्लेस में आपको उत्तर रखना है, बाकी की लाइन जैसे कि वैसी आपको लिखना है। फूल का पर्यायवाची शब्द, फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सोचिए और सोचकर लिखिए। नेक्स्ट, पास, दोस्त, इसका विलोम शब्द यानी ऑपोजिट, ऑपोजिट आपको लिखना है। मुझे पता है आप ऑपोजिट जानते हो और बहुत ही इजी है, आप लिखिए। इस कविता का शीर्षक लिखिए। आपके हिसाब से ये कविता क्या होगी? मैंने कहा है कि किस तरह से आपको जज करना है कि कविता को हम क्या नाम देंगे। आप सोचिए, लिखिए। आपके जो भी आपकी जो क्लास वर्क है, आप जिसमें लिख रहे हो, आपको डेली जो क्लासेस हो रहे हैं उसमें आप लिखिए, इसको लिखकर आपके टीचर को सबमिट करिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बोलना है कि आप हिंदी रोज लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए प्लीज, एटलीस्ट 2 लाइन्स पढ़िए भी लिखिए भी। और आपके टीचर को है ना, आप ऑडियो क्लिप भी भेजिए कि मैडम इस तरह से मैंने रीडिंग की है, लाउड रीडिंग भी आप करिए। तो आपके टीचर सुनकर उसमें क्या क्या आपकी गलतियां हैं अगेन आपको करेक्ट करेंगे मैडम। इससे क्या होगा, आप
किस तरह से बोलना है, करेक्ट स्पेल करना है, वो भी सीख जाओगे। और लिखकर जो प्रैक्टिस करोगे उसमें क्या होगा, आपका जो मिस्टेक्स करते हो ना वो भी दूर हो जाएंगे और आपको पूरे अंक भी मिलेंगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूं कि आज की कक्षा आपको बहुत पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।